नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है और वो झटका इसलिए दिया क्योंकि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के डीजीपी की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट से दखल चाहती थी और उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई थी कि ये जो डीजीपी की नियुक्ति है इसमें यूपीएससी की जो दखल है उसको दरकिनार करते हुए ये अधिकार राज्य सरकार को देना चाहिए कि वो किस अधिकारी को डीजीपी बनाना चाहती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सुनवाई से मना कर दिया और फटकार लगाते हुए कहा ऐसी याचिका न्याय प्रक्रिया और अधिकारों का दुरुपयोग है। यानी आप अपना एक अधिकार है अगर सुप्रीम कोर्ट में रिट डालने का तो आप ये उसका दुरुपयोग कर रहे हो, ऐसा कहना 3 जजों की पीठ का था और वो रिट को रिजेक्ट कर दिया, कैंसिल कर दिया, सुनवाई करने से मना कर दिया। अब सवाल उठता है कि ममता बनर्जी को प्रॉब्लम क्या है। डीजीपी बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें पहले से ही सुप्रीम कोर्ट की ही निगरानी में ये पहले से आदेश हुआ है। यूपीएससी 3 सीनियर मोस्ट अधिकारियों का एक पैनल बनाएगा और उसको वो पैनल बनाकर केंद्र सरकार के पास भेजता है कि ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इन 3 आईपीएस अधिकारियों पे विचार करिए। इनमें से देखना होता है किसी के जो नौकरी का कार्यकाल है उसमें कोई विवाद तो नहीं है, कोई उनके ऊपर केस तो नहीं है, कोई उन्होंने ऐसा काम तो नहीं किया है जो किसी के साथ पक्षपात किया हो। वो बाकी सारी चीज़ें, रिपोर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें वो गृह मंत्रालय देखता है। लेकिन गृह मंत्रालय के पास 3 सीनियर मोस्ट आईपीएस अधिकारियों का जो पैनल है वो भेजा जाता है हर राज्य के डीजीपी के मामले में। अब ममता बनर्जी ये चाह रही थी कि वो अपने किसी पसंदीदा को डीजीपी बना दे। अब क्यों चाह रही थी? क्योंकि हम सब जान रहे हैं कि चुनाव के बाद से जिस तरह की हिंसा पश्चिम बंगाल में हुई आज तक किसी राज्य में नहीं हुई। चुनाव हर राज्य में होते हैं लेकिन इस तरह से चुन चुन कर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा गया, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, लोगों के घर जला दिए गए, दुकानें लूट ली गई, ये जितने अपराध हुए, जब भी कभी कोई थाने पहुंचने की कोशिश करता था पुलिस भी उसको डरा धमका कर भगा देती थी और पुलिस ने कंप्लेंट करने के बजाय ऐसा कई मामलों में आया कि गुंडों के साथ मिलकर हिंसा को अंजाम दे रहे थे और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई थी। हमने देखा कि अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य जब पश्चिम बंगाल में दंगे की जांच करने गए उस समय भी पुलिस का एक 15 सिपाहियों का और इंस्पेक्टर का दल उसके साथ था क्योंकि कोर्ट के आदेश हैं कि आप इनको सुरक्षा मुहैया कराइए। ये जो सुबह एनएचआरसी की टीम जा रही है, महिला आयोग की टीम जा रही है, इनको दीजिए आप सुरक्षा। तो सुरक्षा में पुलिसकर्मी थे पश्चिम बंगाल के, लेकिन कुछ दंगाई आए टीएमसी के गुंडे और उन्होंने नारेबाजी की और गाड़ी पे पथराव कर दिया। पुलिस ने जरा भी उन गुंडों को फटकार, डंडा मारना या हटाने की कोशिश नहीं करी और ये सब ने देखा। मतलब सीधा सीधा तय है कि पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है उसके जो कर्मी हैं वो अपराधियों के साथ मिले हुए हैं। अब ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि कोई एक ऐसा अधिकारी हो जो इन पुलिस कर्मियों के साथ भी सख्ती से पेश आए और इनके खिलाफ भी कार्रवाई करे, क्योंकि अपराधियों के साथ यदि पुलिस मिल जाएगी तब फिर पीड़ितों का क्या होगा। और इस पर सुप्रीम कोर्ट तक की टिप्पणी थी। इस पर आपको बताएं कलकत्ता हाई कोर्ट ने तक टिप्पणी की और इसीलिए ये पुलिस वाले न्याय नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए कलकत्ता हाई कोर्ट की पीठ ने ये केस ट्रांसफर किए थे मर्डर और रेप के और उनको कहा कि ये केस क्योंकि अति गंभीर हैं और पीड़ितों को न्याय तभी मिलेगा जब पुलिस के बजाय इसकी जांच सीबीआई करे। तो सीबीआई को जांच दी गई, इसीलिए दी गई। तो ममता बनर्जी का सारा जो ड्रामा है वो इसलिए है कि वो चाहती है कि डीजीपी भी अगर अपना आ जाए तो फिर नीचे तक वो दबाव बनेगा। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से मना करते हुए डांट लगाई है, इससे हर राज्य को समझ लेना चाहिए। क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ दिन पहले राकेश अस्थाना जो दिल्ली के कमिश्नर तय हुए, पुलिस कमिश्नर नियुक्ति करी जा रही थी, तो तब दिल्ली सरकार ने उनके खिलाफ एक प्रस्ताव पास कर दिया विधानसभा से बाकायदा, और वो भी ये कह रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मतलब इसमें कांग्रेस भी सुर मिला रही थी कि नियमों को ताक पे रख के राकेश अस्थाना की नियुक्ति की गई है, तो कांग्रेस ने कहा हम कोर्ट में जाएंगे, केजरीवाल ने कहा हम इसका विरोध करते हैं और
चिट्ठी लिख दी, ये सब लोग ये नहीं जानते और ये कह रहे हैं साहब यूपीएससी को सीनियर मोस्ट का उसका दखलंदाजी। अरे भैया, ये कानून के जानकार राज्य के मुख्यमंत्री बन तो जाते हैं, इनको कानून की जानकारी होनी चाहिए कि दिल्ली का अलग मामला है, पश्चिम बंगाल का अलग मामला है, वो पूर्ण राज्य है, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। तो दोनों जगह अलग अलग अधिकार होते हैं, कहाँ राज्यपाल का अधिकार है, कहाँ मुख्यमंत्री का अधिकार है। लेकिन अल्टीमेटली जो देखने में आ रहा है कि जब भी केंद्र सरकार अपनी तरफ से किसी अधिकारी की नियुक्ति कर रही है, विपक्ष जरूर उसमें विवाद पैदा करता है। विपक्ष का एक काम बन गया है कि मोदी सरकार कोई सीधा भी काम करे, ठीक भी काम करे तो उनको विरोध करना है। हद ये हो गई है कि वो अगर मन की बात करके कुछ लोगों से बात करते हैं, जबकि आप देखिए अगर आपने मोदी जी की मन की बात सुनी हो, अब लोगों से वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं और लोगों को बहुत अच्छा लगता है, पूरे देश को अच्छा लगता है कि गांव में बैठा हुआ दूर दराज का कोई व्यक्ति और मोदी जी उसका नाम लेके संबोधित कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं। मतलब आप समझिए कैसे एक जुड़ाव होता है कि कोई अगर क्रांतिकारी काम इस देश में कर रहा है, विकास के लिए कर रहा है, लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने, सरकार का ये काम है। लेकिन विपक्ष इसमें भी विरोध करता है और कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से ये लामबंदी की जाती है कि ये तेरे पक्ष का, ये मेरे पक्ष का, जबकि अधिकारी का क्या मामला है, ये आईएएस अधिकारी हो या आईपीएस अधिकारी हो, हमेशा विवाद से परे रहना चाहिए। ये किसी सरकार के या किसी पार्टी के नुमाइंदे बनकर अगर काम करेंगे, इनके खुद के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि आज किसी और की सरकार है, कल को किसी और की होगी। और हमने देखा पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के जो पूर्व डीजीपी थे वो क्या कर रहे थे। ममता बनर्जी ने अगर ये कह दिया कि आपको जो है दिल्ली नहीं जाना, तो वो नहीं गए। मतलब हद हो गई कि दिल्ली उनको तलब कर रही है, गृह मंत्रालय उनको बुला रहा है और गृह मंत्रालय के बुलावे पर वो बंदोपाध्याय गए नहीं, मैं नहीं जाता साहब, एक मुख्य सचिव, और मुख्य सचिव नहीं जा रहे हैं तो आईएएस अधिकारी है भाई, वो केंद्र के अधीन है, जाना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी ने चाहे आईएएस अधिकारी हो, आईपीएस अधिकारी हो, उनको अपने कार्यकर्ता की तरह इस्तेमाल किया है और जो उस लामबंदी में नहीं आ रहा, उनकी दबाव में नहीं आता है, उसको वो कह देती है ये मोदी का आदमी है, मतलब उसको बीजेपी का आदमी बता देंगी। और हद तो तब हो गई कि जब उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस को भी ये कह दिया ये मोदी का आदमी है। मतलब ये हद है कि न्यायपालिका में जजों के ऊपर इस तरह का आरोप लगाना, ये कोर्ट की अवमानना मैं समझता हूं, क्योंकि जज का अपमान करना ये कोर्ट का अपमान है कि आप किसी को अगर कोई फैसला सुनाने में, कड़ा फैसला यदि दे रहे हैं और आपके मन मुताबिक फैसला नहीं है, तो आप उस जज को ही ये कह दो कि साहब ये तो जज मोदी का आदमी है, ये तो बीजेपी का आदमी है। तो क्या अगर उस जज की जगह कोई भी आदमी आप बिठा दो, वो दंगे की फाइलें देखकर, सबूत और गवाह देखकर, वीडियो देखकर किसको गुस्सा नहीं आएगा। हमारे देश में किसी भी कोने में यदि किसी बहन बेटी के साथ बलात्कार होता है तो किसी का खून अगर बिल्कुल पानी हो गया हो, उसकी तो मैं बात करता नहीं, लेकिन अगर किसी के अंदर इंसानियत जिंदा है, वो जज हो या आम आदमी, उसका खून खोलता है कि अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। और ऐसे में कोई जज भी हो तो क्यों नहीं खोलेगा, क्यों वो टिप्पणी नहीं करेगा, वो तल्ख टिप्पणी करेगा। और जब तल्ख टिप्पणी करेगा तो लोग कहेंगे ये बीजेपी का है। अरे भाई, जब बीजेपी की सरकार जहां नहीं है, जो बीजेपी के विरुद्ध में कोई टिप्पणी करता है, तब तो बड़ी तालियां बजाते हैं कि जज साहब बड़े अच्छे थे। तो क्या वो जज कांग्रेस के थे उस समय, क्या वो समाजवादी के थे? नहीं, जज न्यायपालिका राजनीति से अलग होती है, वो किसी पार्टी के नहीं होते, ये बात अलग है। कोई जज उन नियमों को उल्लंघना करके और पार्टीबाजी में अगर आ गया तो वो नजर में भी आता है, वो नजर में आता है। तो न्यायपालिका को इससे दूर रखना चाहिए। और अब ममता बनर्जी को जो झटका लगा है, निश्चित रूप से जो डीजीपी नियुक्त होंगे अब, और वो जो अभी कार्यकारी हैं और उनको बनाया जाएगा, और निश्चित रूप से अब जब कार्रवाई करेंगे तो अब देखना ममता बनर्जी दूसरा पैंतरा खेलेगी और वो कहेगी ये तो बीजेपी का आदमी था, मैं तो पहले ही कह रही थी कि ये मोदी जी जो कहेंगे, अमित शाह जो कहेंगे वो करेगा। यानी ममता बनर्जी क्या ये चाहती है कि जो बलात्कारी हैं, जो हत्यारे हैं, वो यूं ही खुलेआम घूमते रहे, उनको कोई पुलिस पकड़े ही ना, उनको कोई न्यायालय जेल भेजे ही ना। तो ममता बनर्जी यही चाहती है और इसीलिए ममता बनर्जी ने पूरा इंतजाम ऐसा करा कि ना तो उनकी पुलिस एफआईआर करेगी,
एफआईआर हो जाएगी तो तफ्तीश ठीक नहीं करेगी, और तब इन्वेस्टिगेशन अगर ठीक से कर दी तो हल्की फुल्की धाराएं लगा देगी, और उसके बाद भी अगर कोई कोर्ट में चला गया तो वो कोर्ट में भी निचली अदालत पे तो बाकायदा डरा धमका के जजों को रखती है, और उसके ऊपर अगर कोई गया तो वो बीजेपी का जज बताकर उस फैसले को भी प्रभावित करने की कोशिश ममता बनर्जी करती है। तो नेताओं की बदजुबानी पर भी कोर्ट को कोई संज्ञान लेकर एक सजा मुकर्रर कर देनी चाहिए, नहीं तो ये ममता बनर्जी जैसे लोग कोर्ट को भी इसी तरह घसीटकर बदनाम करने की कोशिश करते रहेंगे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट से जो झटका ममता बनर्जी को लगा है, अब उसको समझ लेना चाहिए कि केंद्र का कोई भी काम वो बिना सोचे समझे नहीं होता। वहां बहुत बुद्धिमान लोग बैठे हैं, और आप एक राज्य को नहीं संभाल पा रही हो, हिंसा में लोगों के साथ न्याय नहीं कर पा रही हो, जो बहुत गलत है। वंदे मातरम।